नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल सेट 8 लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें आज बिहार स्पेशल के सवाल कराए जाएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। वीडियो देखिए, एग्ज़ाम तो होने ही वाला है। कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ भी जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आसान भाषा में समझ लीजिए एक बार। आपको बार बार ये सवाल दिखेगा। आइए देखें आज का पहला सवाल। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि ई ऑप्शन होने के कारण बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं पूरी बातें बताऊंगा डिटेल के साथ। पूरा वीडियो जरूर देखिए। इसमें सही जवाब आपका अपना बिहार ही है। बाकी के डिटेल में देख लेते हैं कब कब उनको मिला है। जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। असम और नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को वर्ष 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को वर्ष 1975 में तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, परंतु असफल रहा। अतः विकल्प ए सही है। पूरी बातों को आप समझते हुए चलेंगे। आइए देखें दूसरा सवाल। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? पूरी बातों को आप समझिएगा। बार बार सवाल बनता ही है। इसका सही जवाब है सुशील मोदी के द्वारा। वित्त मंत्री वही थे पहले, अभी तो राज्यसभा में चले गए हैं, सब लोगों को पता होगा। आइए देखें डिटेल में। वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। ये सवाल भी 2006-07 भी सवाल बन चुका है, बीपीएससी में ही बन चुका है। किस सत्र के लिए शुरुआत हुआ था? 2006-07 के लिए। पूरी बातों को आप समझ के नोट कर लीजिएगा, आप ही का फायदा होगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन जो है विशफुल बिहार है। ब्लिसफुल बिहार। ध्यान रखिएगा, सवाल ये बन चुका है बीपीएससी में, और ये आप ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। अभी भी 2011 के जनगणना अनुसार ही आंकड़ा निकाला जाता है। अभी 2021 का जनगणना हुआ नहीं है, आया नहीं है रिपोर्ट। इसके अनुसार सही जवाब 935 था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बाल लिंग अनुपात और ऐसे भी अनुपात आता ही है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु समूह की संख्या 935 थी। 1000 पे 935 माना जाता है। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दिल्ली, भोपाल, पटना, जयपुर। और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पटना में। ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इस पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। ये भी जरूर नोट कीजिएगा।
किलकारी बिहार के जरिए। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा पटना में इसका है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? मरहौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, पटना में। सही जवाब है मरहौरा में, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। आइए देखें डिटेल। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में मरहौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन डचों का नहीं अंग्रेजों का माना जाता है पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में मरहौरा में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? चावल, दलहन, मकई, गेहूं। इसका सही जवाब है चावल। चावल जो है ऐसे भी बिहार, झारखंड, बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, मुख्य फसल वही है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कैश क्रॉप कौन सी है? चाय, गन्ना, रबड़, नारियल और कॉफ़ी। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल सब लोगों को पता होना चाहिए। चाय तो अपने बिहार में होता नहीं है, रबड़ होता नहीं है, नारियल और कॉफ़ी तो बिहार में होता नहीं है, इसलिए गन्ना जो है सही जवाब है। आइए डिटेल में आपको दिखा देते हैं। बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता है। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है, इसलिए ध्यान रखिएगा गन्ना जो है नकदी फसल है। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? सवाल ये भी बन चुका है बीपीएससी में। विश्व बैंक, बिहार राज्य वित्त निगम, बिस्कोमान और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें सही जवाब है बिहार राज्य वित्त निगम। आइए दिखाते हैं इसकी डिटेल, कब स्थापना हुई थी क्या। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। आप ध्यान रखिएगा ईयर भी, क्योंकि ईयर भी पूछा जा सकता है। आइए देखिए अगला सवाल। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? कब हुआ? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। आपको पूरी बात दिखाएंगे। आइए देखें डिटेल में, सब क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन नहीं रहे एग्ज़ाम में। बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलेंगे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल बिहार की राजनीति में बहुत मुख्य भूमिका था उनका उस समय। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। एक समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था, इसलिए ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सचिंद्र नाथ सन्याल बिहार के मशहूर क्रांतिकारी थे। आइए देखें अगला सवाल। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। उस समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, श्री कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ल, जेबी सेन। राजकुमार शुक्ल जो चंपारण में कृषकों का कर रहे थे, लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 के बाद कौन किया? इसमें सही जवाब है स्वामी विद्यानंद। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है सवाल है और कंफ्यूज करने वाला है। आइए डिटेल में दिखाते हैं। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाकों में
स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। इसलिए पूरी बात ध्यान रखिएगा। आप जो है राजकुमार शुक्ल पर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ चंपारण के ही थे, किसान नेता। आइए देखिए अगला सवाल। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ऐसे पूछेगा तो ये 2011 की जनगणना अनुसार ही बताया जाएगा। इसमें सही जवाब है 8.60%। 2011 की जनगणना के अनुसार। आइए डिटेल दिखा देते हैं आपको, कंफ्यूजन नहीं हो। जनगणना 2001 के अंतरिम आंकड़ों में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.04% थी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। इसलिए ध्यान रखिएगा 8.60%। अगर 2001 की जनगणना पूछ देगा तो 8.04% थी। आइए देखें अगला सवाल। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। 2011 जनगणना पर अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है मेरा, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। सारे सवाल वहाँ से बनता ही है। बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। निम्नतम साक्षरता दर से पूछ रहा है भारत का, इसमें जो है प्रथम स्थान पर है, क्योंकि सबसे नीचे स्थान पर बिहार ही का ही नंबर आता है साक्षरता में। पहला स्थान केरल, सब लोग जानते होंगे। आइए डिटेल में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जो निम्नतम या सबसे लोवेस्ट है। स्पष्ट है कि निम्नतम साक्षरता दर पूछ रहा है, उसकी दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपको यहाँ नुकसान नहीं होने वाला है। फ्री का चैनल है आपके भाई का, फ़ायदा ही मिलेगा कुछ न कुछ। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? यह सवाल भी बीपीएससी में बन चुका है, ये सवाल जानना जरूरी है। गया, देव, बोध गया और पटना। का सही जवाब है देव में जो है सूर्य मंदिर है। आइए डिटेल दिखा देते हैं। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुआ, ऐसा माना जाता है। यहीं से जो है छठ पर्व की शुरुआत हुई थी, इसलिए ये मंदिर जो है प्रसिद्ध है। बिहार का देव मंदिर देव में स्थित है। वर्तमान रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है, लेकिन देव में जो सूर्य मंदिर है उसे वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए ध्यान रखिएगा देव में है। आइए देखिए अगला सवाल। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस के ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। मधुबनी, गया, भागलपुर, मुंगेर। इसका सही जवाब है गया में। ध्यान रखिएगा, ये डिटेल दिखा देते हैं। वर्ष 1930 और 1932 के मध्य बरही कांग्रेस का ने गया जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल भी कभी कभी बन जाते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस पूरी बातों को आपको जानना जरूरी है। आइए देखें अगला सवाल। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है और ये सवाल बार बार बनता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। इसमें श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किए थे। ध्यान रखिएगा, आइए डिटेल में आपको दिखा देते हैं। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दोनों ध्यान रखिएगा, सिंह और सिन्हा कहीं कहीं अलग अलग दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्युपरंत 31 जनवरी 1961 तक इस पद पर रहे। अभी तक बिहार का में रिकॉर्ड है, ये सबसे ज़्यादा साल मुख्यमंत्री रहने का।
नीतीश बाबू तो अभी 7वीं बार इस्तीफा लिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साल तक रहने का रिकॉर्ड जो है अभी श्री कृष्ण सिंह के नाम ही है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी का हो जाएगा रिकॉर्ड। आइए देखें अगला सवाल। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 में राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल भी बन चुका है बीपीएससी में। आइए देखिए अगला सवाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि मोहम्मद जिन्ना का भी नाम दिया है, लियाकत अली खान का भी नाम दिया है, लॉर्ड माउंटबेटन का भी नाम दिया है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है लॉर्ड मिंटो को माना था। लॉर्ड मिंटो के ही आइए दिखाते हैं 1909 में जो कानून आया था, उसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। उल्लेखनीय है कि मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 लागू किया गया था तथा इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। उसके बाद से ही पाकिस्तान की मांग होने लगी थी, इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने इनको ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, लॉर्ड मिंटो को, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? सिवान, वैशाली, गया, पूर्णिया। जूट उत्पादक जूट जो है सबसे ज़्यादा पूर्वी बिहार में ही होता है, जो बंगाल से सटे हुए क्षेत्र हैं। इसमें सही जवाब है पूर्णिया। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी बिहार जो है जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ये बात भी बताया जा चुका है और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया जिले में किया जाता है। यहाँ की जलवायु उल्लेखनीय है कि उष्ण एवं आर्द्र है, जो जूट उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। पूर्णिया जिले का पूर्वी भाग में नदियों एवं प्राकृतिक स्रोतों से बने कभी न सूखने वाले दलदलीय क्षेत्र मिलते हैं, जो क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसलिए उधर जो है जूट का उत्पादन होता है। आप बार बार बारिश के समय में देखते होंगे, कोसी नदी का पानी भी अधिकतर बार बार आता है और बाढ़ उधर ही बनता है, पूर्णिया जिले तरफ ही, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। त्रिवेणी नहर में किस नदी का जल आता है? बहुत अच्छा सवाल है। त्रिवेणी नहर में जो है किस नदी का? कोसी, सोन, गंडक, कमला। समझने वालों के लिए बहुत इजी है। इसका सही जवाब है गंडक नदी। ध्यान रखिएगा, सवाल भी बनता है। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु त्रिवेणी नहर का निर्माण कार्य 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, ईस्वी भी पूछा जाता है। ये जो है त्रिवेणी नहर गंडक नदी से ही निकाली गई है, इसमें गंडक नदी का पानी आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल। बिहार के भौगोलिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? छोटा नागपुर पठार, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो है पूर्वी गंगा मैदान को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको पूरी डिटेल में समझा देता हूँ। बिहार के दो प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान दो भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। इसमें पूर्वी गंगा का मैदान नहीं है, इसलिए इसमें जो है पूर्वी गंगा का मैदान हो जाएगा। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन देख के। छोटा नागपुर पठार भी है, लेकिन उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान भी है। गंगा के दो भाग, पूर्वी गंगा मैदान नहीं है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल इस साल बीपीएससी में भी बना है, 66 में भी बना है। जो लोग 66 दिए होंगे वो जानते होंगे। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा डिटेल आपको समझाया
आ जाएगा। इसमें से जो है गंडक, कमला और बागमती जो है उत्तर की ओर से आने वाली नदी है। दक्षिण की ओर से सब लोग जानते होंगे सोन, पुनपुन नदी, ये तो सब लोग को नाम पता होगा, फिर भी आप डिटेल देख लीजिए एक बार, कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि सवाल ऐसे बनता ही है। गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है जो उत्तर की ओर से आती है, ये ध्यान रखिएगा। और गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियों में कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फरोहर है, फल्गु है तथा क्यूल नदी है। ये जरूर आप नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे सवाल बार बार बनता ही है, फालतू सवाल यहाँ नहीं कराए जाते, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें जो है गंडक, कमला और बागमती जो है उत्तर से आने वाली नदियाँ हैं, गंगा में आकर मिलने वाली। आइए देखिए अगला सवाल। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, किसको जाता है? समाजवादी विचारधारा जयप्रकाश नारायण जी भी जुड़े थे, में किसको जाता है? इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए। इसमें सही जवाब है सी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, क्योंकि कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण जी भी। आइए डिटेल देखते हैं। 1932 से 34 ईस्वी के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई थी, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी थे। ये भी नाम आप ध्यान रखिएगा। इसी पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का प्रसार किया था, इसलिए वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए सही जवाब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, इसमें से बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? बिहार की सबसे मुख्य तो चावल है, उसके बाद गेहूं भी है और मक्का भी होता है, जबकि गन्ना भी होता है लेकिन चाय नहीं होता, इधर कॉफ़ी नहीं होता, इसलिए सही जवाब आपका ए होगा, चावल, गेहूं और मक्का। आइए डिटेल में दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बिहार में 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें धान, मकई, गेहूं, दलहन है। मुख्य नकदी फसलें में गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज, मिर्च आदि आता है। बिहार राज्य में देश का 10.5% चावल उत्पादन होता है, इसलिए 10.5% चावल उत्पादन होता है बिहार में ही। यहाँ मक्का लगभग 7% होता है, इसलिए यहाँ की प्रमुख फसलें जो है चावल, गेहूं एवं मक्का हो गया। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।